हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ बेसिक में। आज हम MP पटवारी के लिए और सारे एग्ज़ाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है उसके लिए हम एक कंप्लीट वीडियो देखने वाले हैं, जिसमें हम हिंदी व्याकरण को कंप्लीट देखेंगे, जिसमें सारे टॉपिक अपन इसमें कवर कर लेंगे हिंदी के, जिसमें व्याकरण में पूछा जाता है। ठीक है, इसमें हम स्वर से, व्यंजन से रिलेटेड, रस से रिलेटेड और जितने भी विच्छेद वगैरह होते हैं, रस होते हैं, ये सारे हम कंप्लीट देखने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद आपको कोई और वीडियो या हिंदी ग्रामर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने मेरा रस छंद अलंकार वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि हमने उसमें कंप्लीट वीडियो में सारे MCQs क्वेश्चन देख लिए हैं। उसमें रस, छंद और अलंकार पूरा कंप्लीट वीडियो है, सारे क्वेश्चन उसमें हैं। ठीक है, और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए हम अब इसको स्टार्ट करते हैं। हिंदी वर्णमाला आप किसे कहते हैं, पहले हम उसको समझ लेते हैं। ठीक है, और मैं समझाते चलूँगा तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे हम ये भी डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है। चलिए, और नोट्स बनाते चलेंगे, हो सके तो कॉपी पर नोट करते भी चलेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट वर्णों के समुदाय को ही वर्णमाला कहते हैं। मतलब जितने भी वर्ण होते हैं उनका एक समूह बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, पूरा वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, 45 यानी 45 है। ठीक है, वर्णमाला संख्या 45 है। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के दो भेद बताए गए हैं। ठीक है, अब कौन कौन से भेद बताए गए हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। ठीक है, पहले हम एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आप लोगों को फिर हिंदी व्याकरण को समझने में ज़्यादा कठिनाई ना हो। ठीक है, अब स्वर किसको कहते हैं हम उसको समझते हैं। वे ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं, परंतु जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से ना होकर मात्राओं के रूप में हो, उसे हम स्वर कहते हैं। यानी हम इसको इंडिपेंडेंट रूप से तो नहीं बोल सकते। ठीक है, कुछ रूप में बोल सकते हैं, स्वतंत्र रूप से ना होकर मात्राओं के रूप में बोलते हैं, उसको हम स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, रे, फिर ए, ओ, औ। ठीक है, इसमें सिर्फ मात्राओं के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये स्वर है और स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। ठीक है, अच्छा, अब इस स्वर में भी दो भेद बताए गए हैं, तो वो कौन कौन से स्वर हैं अब उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो एक तो है ह्रस्व स्वर और एक है दीर्घ स्वर। यहाँ पे अब याद रखेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि जिन स्वरों में उच्चारण कम से कम लगता है हम उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, और वो कौन कौन से हो सकते हैं, उदाहरण में पूछ भी सकता है, ऑप्शन देखिए आ, ई, उ, ऋ। ठीक है, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलो, दीर्घ स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है, कहने का मतलब दीर्घ, दीर्घ यानी बड़ा, जिसमें हमको ज़्यादा समय लगता है बोलने में, तो उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। मतलब थोड़ा सा पॉज लेते हुए चल रहे हैं ना, मतलब थोड़ा लंबा जा रहे हैं, मतलब दीर्घ स्वर, दुगना समय लग रहा है इसमें। ठीक है, अगर आ, ई, उ करेंगे कम समय लग रहा है। ठीक है, इसमें दीर्घ स्वर में ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, चलो ये उदाहरण याद रखेंगे, है ना, उदाहरण पूछ सकता है। अच्छा, व्यंजन देखते हैं अब। जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण को लेना है उसके लिए हम स्वरों की सहायता लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के बोले ही नहीं जा सकते। याद रखेंगे, व्यंजन जो होते हैं स्वरों की सहायता के बिना हम नहीं बोल सकते, और ये संख्या कितनी है, 33 है। ठीक है, व्यंजनों की संख्या 33 है। अच्छा, अब इसमें ये भी भेद बताए गए हैं कि कितने भेद होते हैं इसके, तो 3 भेद बताए गए हैं। ठीक है, एक तो है स्पर्श व्यंजन, अंतः और एक ऊष्म। ठीक है, ये व्यंजन के 3 भेद होते हैं। याद रखेंगे कितने क्वेश्चन बन सकता है, व्यंजन के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। ठीक है, अब तीनों को हम समझते हैं। स्पर्श व्यंजन सबसे पहले हम समझते हैं। ठीक है, इन्हें 5 वर्गों में रखा गया है और हर वर्ग में 5-5 व्यंजन है। हर वर्ग का नाम पहले वर्ग के अनुसार रखा गया है। जैसे उदाहरण देखते हैं, सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन का, पिछली बार MP पटवारी में यहीं से क्वेश्चन बने थे। ठीक है, यहाँ से बताऊंगा अभी कैसे। ठीक है, इन्हें 5 वर्गों में रखा गया है और हर वर्ग में 5-5 व्यंजन है। हर वर्ग का नाम पहले वर्ग के अनुसार रखा गया है। जैसे देखते हैं हम, जैसे का वर्ग में अगर पूछा जा रहा है तो कैसा है, का,
ख, ग, घ, ड। पूछ सकता है कि का वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं और फिर ऑप्शन दे देगा। तो याद रखें का वर्ग में क, ख, ग, घ, ड। चा वर्ग में च, छ, झ, झ। ठीक है। फिर टा वर्ग में ट, ढ, ढ, ढ़, ळ। ठीक है। फिर ता वर्ग में त, थ, ध, ध, न। फिर पा वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ठीक है, मिलते जुलते। तो ये याद रखेंगे का वर्ग के अक्षर, चा, टा, ता, वा, इन सभी वर्ग के अक्षर को याद रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है इससे। ठीक है, और ये पटवारी में क्वेश्चन इससे बने भी हैं। ठीक है। अंतः स्तः, इसकी 4 संख्या होती है। ठीक है, या, र, ल, व। अंतः स्तः में क्या क्या याद रखें, या, र, ल, व। ठीक है, ऊष्म में भी 4 संख्या होती है, स, श, श, ह। ठीक है, याद रहेगा। चलो अगला है शब्द विचार। शब्द की न्यूनतम इकाई वाक्य है और वाक्य की न्यूनतम इकाई शब्द है। मतलब जो भाषा की न्यूनतम इकाई होती है, ठीक है, हम छोटा सा अक्षर लिख दिए, शब्द बन गया, उसको बड़े रूप में कर दे, वो वाक्य बन गया। ठीक है। वर्णों अथवा अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो, क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। ठीक है, कोई भी अगर हमने वाक्य लिखे उसका कोई अर्थ होता है तो वो एक शब्द हो गया। अब दो प्रकार के होते हैं ये भी, कौन कौन से, एक तो सार्थक शब्द होता है और एक निरर्थक शब्द होता है। ठीक है, सार्थक शब्द में ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ निकलता है ना। जैसे जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मंदिर है ना, पूजा गृह जिसको बोल सकते हैं, पुस्तक पढ़ने के लिए, मतलब कोई अर्थ निकल रहा है। ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, सार्थक शब्द हैं। ठीक है, जिनसे ऐसा, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, उन्हें हम सार्थक शब्द कहेंगे जिससे कुछ अर्थ निकलता है। निरर्थक शब्द जिनका कोई अर्थ ही नहीं निकलता, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, जिनका प्रयोग स्थान विशेष पर बोलचाल की भाषा में करते हैं, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जो घरेलू रूप में यूज करते हैं, जैसे फटाफट, चटाचट, धर धर, इनका कोई महत्व है क्या, मतलब कुछ निकल रहा है क्या इनका अर्थ, कुछ नहीं निकल रहा है। तो ये कौन से शब्द हो गए, निरर्थक शब्द हो गए, फटाफट, चटाचट, धर धर आदि। ठीक है, ये निरर्थक शब्द हो गए। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें समझने के लिए देखते हैं। सबसे पहले है तत्सम शब्द, बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, तत्सम से भी और तद्भव से भी, विदेशज से भी। ठीक है, इन तीनों से बनते हैं। देखो तत्सम किसे कहते हैं। अब हिंदी में जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों ग्रहण किए गए हैं, यानी जैसे का जैसा ही ग्रहण किया गया है तथा जिनमें कोई ध्वनि परिवर्तन नहीं हुआ है, तत्सम शब्द कहते हैं। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, तत्सम मतलब सीधे सीधे संस्कृत से लिए गए शब्द, इतना याद रखना है। ठीक है, यानी कि तत्सम, तो इसको याद रखने की ट्रिक देख लो, यहाँ पे ये सा आ रहा है ना, ये सा आया ना, इसमें सा, तत्सम में सा आ रहा है, मतलब जैसे ही तत्सम देखिए यानी संस्कृत से लेना है। इतना याद रखना है कि तत्सम शब्द यानी जो संस्कृत में लिखे हुए हैं। जैसे मयूर यानी मोर, नयन मतलब आंखें, अमूल्य मतलब अनमोल, वानर मतलब बंदर। तो ये जो मयूर, नयन, अमूल्य, वानर, ये जो शब्द लिए गए हैं, ये कैसे शब्द हैं, संस्कृत से रिलेटेड शब्द हैं, यानी संस्कृत शब्द हैं। तो जहाँ संस्कृत का बोध हो गया वो तत्सम शब्द हो गया। तो क्वेश्चन आता है कि तत्सम शब्द पहचानिए, और ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन रहेंगे जिसमें से एक संस्कृत में लिखा रहेगा, वो तत्सम शब्द हो जाएगा। समझ में आएगा, तत्सम शब्द मतलब संस्कृत वाले शब्द। ठीक है, अब तद्भव बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इससे भी क्वेश्चन बने हैं बहुत सारे। तत्सम शब्द जो हिंदी से लिए गए हैं, देखो कैसे, तत्सम शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। मतलब सीधा सीधा याद रखना, तद्भव शब्द जो हिंदी वाले बोध कराते हैं। जैसे आग, मोर, बंदर, चांद, ये कैसे शब्द हो गए, हिंदी वाले। जैसे चांद को हम अगर हमने बोल दिया चंद्र, तो ये कैसा शब्द हो गया, संस्कृत का, यानी ये क्या हो गया, तत्सम शब्द हो गया। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा तत्सम और तद्भव। तत्सम मतलब संस्कृत वाले शब्द, तद्भव मतलब हिंदी वाले शब्द। अब उदाहरण आपको बन जाएंगे। ठीक है, चलो देशज शब्द देख लेते हैं। देशज शब्द, जिन शब्दों की उत्पत्ति हमारे देश की भाषाओं से हुई है उन्हें देशज शब्द कहते हैं। देशज मतलब हमारा घरेलू, ऐसा सोच के चलिए, जो सिर्फ हमारे यहाँ ही उसको बनाया गया है। ठीक है, जैसे दुआ, थोथा, लोटा आदि जितने घरेलू के वर्ड हैं, जो हमारे गांव के जो भाषा होती है ना, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, एकदम देसी भाषा उसको कहेंगे, वो देशज है। ठीक है, अब जैसे बाहर से लिया गया हो, विदेशी जिसको कहेंगे हम, विदेशज शब्द, जैसे दूसरी भाषाओं से आए हुए शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे बाहर के कोई शब्द आ गए, पहचान में भी आ जाते हैं जल्दी, है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तत्सम और तद्भव ये दोनों आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, चलो अब संज्ञा समझते हैं। संज्ञा क्या होती है ना,
किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, अर्थात नाम का ही दूसरा नाम संज्ञा है। समझ में आया ना क्या कहना चाह रहा है ये? कि जैसे कोई भी स्थान हो, व्यक्ति हो, गुण हो, भाव हो, द्रव्य हो, इनका जो हम नाम दे रहे हैं वही संज्ञा कहलाता है। ठीक है, मतलब नाम जो है उसी को हम संज्ञा कहते हैं, नाम का ही दूसरा नाम संज्ञा है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के भेद भी बताए गए हैं। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक तो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। ठीक है, जिन विकारी शब्दों में केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए जिस नाम का प्रयोग होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब व्यक्तित्व वाला, मतलब सिर्फ एक के लिए यूज कर रहे हैं, एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान का बोध हो रहा है उसमें, उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चित्तौड़गढ़ का किला एक ही है, भारत एक ही है, अनिल, हिमालय ये एक ही है। मतलब व्यक्तिगत का बोध हो रहा है, किसी एक का बोध हो रहा है ना। तो याद रखेंगे, एक वस्तु, एक स्थान या एक व्यक्ति का जहाँ बोध हो रहा है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब संपूर्ण जाति पता चले। अगर मैंने बोला मनुष्य, अब इसकी बहुत सारी जातियां हो सकती हैं। नदी, बहुत सारी नदी हो सकती है। नगर, बहुत सारे नगर हो सकते हैं, कोई भी नगर हो सकता है। पर्वत, अगर हम एक हिमालय बोल दिए तो एक व्यक्ति वाला हो गया, एक ही है हिमालय, कोई दूसरा हिमालय नहीं हो सकता। तो वो क्या था? व्यक्तिवाचक था। लेकिन यहाँ पे नगर बोल दिया, अब नगर में तो बहुत सारे नगर हो गए। वो भोपाल हो सकता है, इंदौर हो सकता है, जबलपुर हो सकता है, मतलब कोई भी नगर हो सकता है ना। तो इसमें सारी जाति का पता चलने लगा। तो नगर, पर्वत, बहुत सारे पर्वत, पशु, पशु की भी ढेर सारी जातियां पता चल रही हैं। पक्षी बोले लड़का, कुत्ता, बेल, तोता, पंख, मतलब इनमें हमको क्या बोध हो रहा है? जाति का बोध हो रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। समझ में आ गया ये कैसे हो रहा है जातिवाचक संज्ञा का? चलो अगला है। अब इसमें जातिवाचक संज्ञा के भी 2 भेद बताए गए हैं, एक समूहवाचक है और एक द्रववाचक संज्ञा है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। ठीक है, MP पटवारी के लिए जो कंप्यूटर की क्लास था, प्रैक्टिस सेट था और मैनेजमेंट, इन तीनों का प्लेलिस्ट बना दिया। ठीक है, आप लोग देख लेंगे। ठीक है, देखो समूहवाचक और द्रववाचक को समझते हैं। ये जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद बता रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं समूहवाचक के। अब ठीक है, वे संज्ञा शब्द जिनके संगठन का बोध हो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। यानी समूह यानी संगठन बन रहा है। जैसे जैसे पुलिस, अब पुलिस बोले तो उनका एक संगठन चलता है ना। चाबी का गुच्छा एक संगठन है। कक्षा, बहुत सारे छात्र या छात्राएं बैठे रहते हैं या बैठे रहते हैं, तो ये एक समूह का बोध हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? समूहवाचक। ठीक है, सिंपल याद रखना है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है हिंदी में, है ना। कंप्लीट नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। बढ़िया आराम से समझना है। जहाँ पे आपको लगे कि हमको नोट करना है तो कॉपी में आराम से नोट भी करते चलिएगा। ठीक है, अब द्रववाचक संज्ञा संज्ञा, तो वे वस्तुएं जिन्हें मापा या तोला जा सकता है, या तोला लिखा है। ठीक है, ये तोला नहीं है, तोला जा सकता है, अर्थात नाप तोल संबंधी वस्तुएं द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। द्रववाचक मतलब जिसमें हम नाप तोल सकते हैं, जिन्हें हम माप सकते हैं। जैसे गुड़, इसको मापा जा सकता है, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो। चना, शक्कर, चांदी, इन सभी चीज़ों को माप सकते हैं, मतलब मापने वाली चीज़, मतलब द्रववाचक संज्ञा। ठीक है, अगला है भाववाचक संज्ञा। नाम से स्पष्ट हो रहा है, जिसमें भाव का पैदा हो, है ना। जैसे वे सभी संज्ञा जिसे ना तो हम देख सकते हैं, ना देखा जा सकता है और ना ही स्पर्श किया जा सकता है, जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। सिंपल सी बात है कि दर्द, हम सिर्फ इसको महसूस कर सकते हैं, इसको छू सकते हैं क्या? नहीं। प्रेम या क्रोध, इनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। भूख, प्यास, शर्म, मोह, लोभ, प्राण, वीरता, गर्मी, ईमानदारी, इतने सारे शब्द हैं जिसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, हम ना इसको देख सकते हैं, ना हम इसे स्पर्श कर सकते हैं, यानी छू सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब आते हैं हम सर्वनाम में। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, कैसे देखो समझते हैं। सरल शब्दों में सर्व यानी सब, नामों यानी संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, कैसे देखते हैं। सर्वनाम शब्द जैसे मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है, याद रखेंगे ये सब चीज़ों को, है ना। अब सर्वनाम के भी भेद बताए गए हैं, तो इसके 6 भेद होते हैं। ठीक है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं।
पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। अब हम एक एक को समझते चलते हैं डिटेल में, ठीक है। पुरुषवाचक सबसे पहले, जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, यानी व्यक्ति का बोध होना जरूरी है। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुष या स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं, ठीक है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से हैं देखो, एक है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। समझते हैं अब। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले अपने लिए करता है मैं उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं, यानी खुद के लिए, स्वयं के लिए जिसका हम इस्तेमाल करते हैं हम उसको उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा, मुझे आदि, यानी स्वयं के लिए हम जो बोल रहे हैं उसको हम उत्तम पुरुष कहते हैं, ठीक है। मध्यम पुरुष देखते हैं। मध्यम पुरुष जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं, ठीक है। उत्तम पुरुष स्वयं के लिए, मध्यम पुरुष जिसको हम सुनने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, जैसे तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने, आपने, मतलब दूसरे के लिए बोध हो रहा है ना, तो ये थर्ड पर्सन की बात हो रही है, तो इसको ऐसा समझ सकते हैं कि मध्यम पुरुष, ठीक है। अन्य पुरुष जिसमें हम किसी की और की बात कर रहे हैं, जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे हम अन्य पुरुष कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं इसमें निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है देखो, आप, स्वयं या खुद होता है, यानी निजी, निजी यानी खुद की प्रॉपर्टी जिसको कह सकते हैं हम, निजी, निजवाचक। तो उसमें क्या होगा, आप, स्वयं या खुद, इसका प्रयोग हम अपने आप के लिए करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। याद रहेगा। चलो, जैसे इसमें एक उदाहरण दिया है कि राम वहाँ स्वयं चला जाएगा, ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद खुद ही कर लेता है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं हम, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या कहता है, इसको समझते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसी संज्ञा को निश्चित करने के लिए किया जाता है, मतलब कोई संज्ञा है उसको निश्चित करना है उसके लिए कर रहे हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, मतलब निश्चित, मैंने बोल दिया कि यह मेरी पुस्तक है, मतलब हाँ पक्का कंफर्म हो गया कि ये मेरी पुस्तक है, ठीक है। वह मंदिर है, अब उस बात को कोई नहीं झुठला सकता कि ये मेरी पुस्तक है, हाँ ये कंफर्म हो गया, एकदम निश्चित है। वह मंदिर है, उसको आप कोई नहीं झुठला सकता, वो मंदिर है, दिख रहा है वो मंदिर है, ठीक है। निश्चित हुए मंदिर है, समझ में आ गया निश्चयवाचक सर्वनाम क्या हो गया, ठीक है। जहाँ पे संज्ञा को निश्चित करने के लिए किया जाता है निश्चयवाचक संज्ञा कहलाता है। अनिश्चय पे, किसी सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सिंपल सी बात है, उसका विलोम हो जाएगा। जहाँ पे निश्चितता का बोध ना हो, क्या वह मेरी पुस्तक हो सकती है, मतलब एक डाउट है, अनिश्चित है वो, हमको नहीं पता कि वो निश्चय है कि नहीं, है ना, ठीक है। अगला संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में जो, सो, जैसा, वैसा होते हैं, इसका प्रयोग वाक्य में संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। संबंध स्थापित करना मतलब जिसको हम बोल सकते हैं दो शब्दों का मिलन, जैसे जो सोवेगा सो खोवेगा, यानी जो का संबंध सो से भी हो रहा है, जैसे जो सो रहा है वो खोगा खोएगा, ठीक है। दोनों का संबंध बन रहा है कि नहीं, जो सोवेगा सो खोवेगा, जो करेगा सो भरेगा। अगर हम यहाँ सो हटा देंगे तो जो करेगा भरेगा, तो ये कुछ संबंध बना क्या, संबंध ही नहीं बन रहा है। तो हमको संबंध लगाने के लिए जो, सो, जैसा, इनमें से हमको कोई वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जो करेगा सो भरेगा, समझ में आ रहा है, मतलब ये संबंध वाले हैं, संबंध बनाने वाले। जो जागेगा सो पावेगा, जो परिश्रम करते हैं वे सुखी रहते हैं। मतलब ये जो शब्द बन रहे हैं ना, ये संबंध बनाने का काम कर रहे हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, इसी को हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। चलो प्रश्नवाचक सर्वनाम समझते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो प्रश्न से ही समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन ही जो रहेगा वैसे, जैसे आपने क्या खाया है, क्वेश्चन मार्क हम पूछ रहे हैं, तो इसमें क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। बाहर कौन खड़ा है, टोकरी में क्या रखा है, जहाँ पे भी क्वेश्चन होने का बोध हो रहा है वहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। चलो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, सिंपल सिंपल है, बस समझते जाना है। जहाँ पे आप लोगों को लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा नोट करने के लिए, तो नोट कर सकते हैं, बाकी आपको देखकर समझना है। एक बार आप ऐसे ही ऊपर ऊपर ऐसा पढ़ लेंगे, देख लेंगे, एक दो बार और रिवीजन टाइप कर लेंगे तो माइंड में पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ।
वैसे भी मैंने रस छंद अलंकार की कंप्लीट वीडियो दे दिया है, आप आराम से उसको देख लो, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है, उससे समझ में आ जाएगा और एकदम बेसिक तैयार हो जाएगा। चलो विशेषण। विशेषण किसको कहते हैं अब वो समझते हैं। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं, मतलब संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता को बता रहे हो, उसे हम विशेषण कहते हैं, ठीक है। अब समझते हैं कि ये कैसे। संज्ञा मैंने बताया था कि किसी वस्तु या किसी का नाम ही संज्ञा है, ठीक है, और सर्वनाम उसकी विशेषता बताएगा, यानी नाम का ही दूसरा नाम होता है, ठीक है। जैसे राम बुद्धिमान बालक है, तो यहाँ पे बुद्धिमान क्या है, विशेषण है, लेकिन बालक क्या है, एक विशेष्य है, ठीक है। अब राम संज्ञा, सर्वनाम अभी समझे हमने, संज्ञा मतलब नाम, नाम का ही दूसरा रूप क्या होता है, संज्ञा। राम आ रहा है, नाम है किसी का ही। अब उसका विशेषण क्या है, उसकी विशेषता क्या है, वह बुद्धिमान है, ठीक है, और बालक है, तो राम बुद्धिमान बालक है, तो यहाँ पे बुद्धिमान क्या है, उसकी विशेषण है, यानी विशेषता है, लेकिन वो बालक जो है उस विशेष से है, समझ रहे हैं। जैसे मोहन ईमानदार बालक है, तो ईमानदार उसकी विशेषता को दर्शा रहा है ना, उसका गुण है ये, तो ये क्या हो गया, ईमानदार विशेषण है, लेकिन बालक उसका क्या है, विशेष से है, वो बालक है मोहन नाम का, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो, विशेषण के भी भेद हैं, तो कितने प्रकार के भेद होते हैं विशेषण के, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। अब समझते हैं एक एक करके। तो गुणवाचक विशेषण क्या होता है उसको समझते हैं पहले। जैसे गुण का भाव पैदा हो रहा है, उसी में गुण होगा, गुण से ही समझ में आ रहा है ना, गुणवाचक। तो वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द विशेष के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान आदि की विशेषता को प्रकट करते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। सिंपल है, बस इसको याद रखना है कि गुणवाचक विशेषण हम किसको कहेंगे, जिसमें संज्ञा या सर्वनाम के जितने भी शब्द आते हैं उनकी जो विशेषता को प्रकट करते हैं, हम उसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। संख्यावाचक वाचक विशेषण को समझते हैं। जब किसी गणना योग वस्तुओं की संख्या संबंधी विशेषताएं बताई जाती है, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है, जिसमें गणना का, योग का और उस संबंधी विशेषता बता रहे हैं तब। जैसे अब इसमें देखते हैं कि इसके भी 2 भेद हो रहे हैं, एक तो होता है निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। इसको समझते हैं कि निश्चित वाचक में समझते हैं, ठीक है, निश्चित ही है एकदम जो, ठीक है, जिसको बदला नहीं जा सकेगा। जैसे वे विशेषण शब्द जो विशेष की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, निश्चयवाचक संख्या कहलाते हैं, ठीक है, संख्यावाचक विश्लेषण। जैसे 5 लड़के, कन्फर्म है 5 लड़के हैं, 2 छात्र, दर्जन, हजारों, 100, 25, एक निश्चित संख्या बताई जा रही है। समझ रहे हैं आप। जैसे मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं, पक्का हो गया 40 छात्र हैं। डाल पर 2 चिड़िया बैठी, किसी डाल पर 2 चिड़िया बैठी, 2 चिड़िया हैं, एकदम निश्चित संख्यावाचक है। अब अनिश्चित के लिए समझेंगे। वे विशेषण शब्द जो विशेष की निश्चित संख्या का बोध ना कराते वे अनिश्चित संख्यावाचक कहलाते हैं। जैसे शायद वहां 5 व्यक्ति बैठे होंगे, शायद हमको निश्चित नहीं पता कि 5 ही हैं, शायद हमने लगा दिए, हमको नहीं मालूम, तो वो क्या हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक। जहां पे बोध नहीं होगा निश्चित का, वहां अनिश्चित होगा, ठीक है। अगला है परिणामवाचक विशेषण को समझते हैं हम। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के मापतोल संबंधी विशेषता का बोध होता है, उसे हम परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा पानी, 2 लीटर दूध, बहुत चीनी इत्यादि। यानी देखो, मापतोल संबंधी विशेषता का बोध है, जैसे थोड़ा मतलब मात्रा तो बता रहा है ना, थोड़ा थोड़ा पानी। अब यहाँ पे 2 लीटर दूध मतलब 2, मतलब एक इकाई आ गई इसमें मापतोल की, कि 2 एक संख्या का बोध करा रहा है कि 2 माप है इसकी, 2 लीटर दूध है, 2 लीटर, 2 लीटर। बहुत चीनी यानी बहुत बहुत सारी चीनी, बहुत, इसमें भी मापतोल का बोध हो रहा है, इसकी विशेषता बता रही। तो पानी की विशेषता थोड़ा, लीटर दूध का 2, चीनी का बहुत, यानी थोड़ा पानी, 2 लीटर दूध, बहुत चीनी। इसमें एक विशेषता बताई जा रही है, थोड़ा, 2, बहुत, तो मापतोल की विशेषता बता रही है, तो क्या हो गया, परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। अब इसके भी 2 भेद बताए गए हैं परिणामवाचक विशेषण के, कौन कौन से हैं। एक तो है निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक। अब इसको समझते हैं दोनों को। सबसे पहले समझते हैं निश्चित परिमाणवाचक। जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा मापतोल का बोध कराते हुए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। मतलब निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है, जो माप हमने की एकदम वो निश्चित है। जैसे 10 हाथ जगह कन्फर्म, 4 गज मलमल, 4 किलो चावल, ट्रक में 20 टन गेहूं था, एकदम कन्फर्म है कि 20 टन गेहूं था।
5 केजी गुड़ खरीद लाओ, इससे ज़्यादा भी नहीं उससे कम नहीं, सिर्फ 5 किलो गुड़ लेकर लाना है, एकदम कन्फर्म, यानी निश्चित परिमाणवाचक है। मापतोल की जो इसमें प्रयोग कर रहे हैं वो एकदम निश्चित है, यानी ये निश्चित परिमाणवाचक होगा, एकदम कन्फर्म वाला। ठीक है, अब संकेतवाचक या सार्वनामिक समझते हैं। ठीक है, जो शब्द या संज्ञा सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं या जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी किसी संख्या से पहले आकर उसकी विशेषता को प्रकट करते हैं, उन्हें हमें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। समझ रहे हैं कैसे? मतलब जो सर्वनाम है, सर्वनाम होते हुए भी किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को प्रकट करते हैं, वो होते हैं। जैसे यह काला घोड़ा है, घोड़ा तो है लेकिन उसकी विशेषता क्या? काला है। वह 5 केजी आम, 5 केजी हो गया, 5 आम है लेकिन 5 केजी है, एकदम माप की एक निश्चित मात्रा बता दिया उसने, 5 केजी आम। मतलब जो सर्वनाम थी उसमें उसकी विशेषता बता रहा है वो। सर्वनाम होती भी किसी संज्ञा से पहले आकर, यानी संज्ञा से पहले आकर मतलब नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। जैसे घोड़ा नाम है, इसके पहले क्या आया? काला आया, उसकी विशेषता बता रहा है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? संकेतवाचक या सर्वनामिक। काला घोड़ा है तो घोड़ा तो काले होने का संकेत बता रहा है, घोड़ा कैसा है? काला है। 5 किलो आम, यानी आम कितने हैं? 5 केजी हैं, आम की विशेषता हो गई उसमें, 5 किलो आम है। समझ रहे हैं ना? वैसे ही अब व्युत्पत्ति के अनुसार सार्वनामिक विशेषण के भी दो भेद बताए गए हैं। कौन कौन से 2 भेद हैं? मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यो एक है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब दोनों को समझते हैं। मौलिक सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है कि जो बिना रूपांतर की संज्ञा के पहले आता है, जैसे यह घर, वह लड़का, कोई नौकर इत्यादि। आप देखेंगे यहाँ पे रूपांतर नहीं हुआ है, जैसे यह घर, वह लड़का, कोई नौकर। समझ रहे हैं? बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले आ गए हैं ये सब। ठीक है, इसके बाद और कोई उसमें शब्द की व्याख्या ही नहीं की गई। ठीक है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण ये देखते जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाने से बनते हैं। ठीक है, जैसे ऐसा आदमी, कैसा घर, जैसा देश इत्यादि। ठीक है, जिसमें हम प्रत्यय लगा रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना? वह क्या हो गया? मूल सर्वनाम के प्रत्यय लगाने से बनते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लिंग देखते हैं। ठीक है, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। इसमें समझाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। व्यक्ति या वस्तु जिसका भी बोध हो रहा है उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे माता स्त्रीलिंग, पिता पुल्लिंग, है ना, यमुना शेर, शेरनी, दादा दादी, बकरा बकरी, इससे हमको लिंग का बोध आराम से हो रहा है। बकरा पुल्लिंग में आ गया, बकरी स्त्रीलिंग में आ गया। समझ रहे हैं ना? अब लिंग के भी 2 भेद बताए गए हैं। ठीक है, पहला है पुल्लिंग, जिन शब्दों से पुरुष जाति का भेद होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे पिता, भाई, लड़का, पेड़, सिंह, शिव, हनुमान, बेल। ठीक है, और स्त्रीलिंग में जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है, जैसे माता, बहन, यमुना, गंगा, कुर्सी, छड़ी, नारी, बुआ, लड़की, लक्ष्मी, गाय। ठीक है, यमुना यहाँ नदी की बात नहीं हो रही। ठीक है, एक लड़की का नाम है यमुना। ठीक है, यहाँ पे नदी को मत समझ लेना आप लोग। ठीक है, लक्ष्मी एक लड़की का नाम है। ठीक है, चलो, इसमें क्या बोध हो रहा है? स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। ठीक है, वैसे क्या आता है, कुछ परिणामवाचक शब्द हमेशा पुल्लिंग व स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे पुल्लिंग के लिए खटमल, कौवा, मच्छर, चीता, ये हमेशा पुल्लिंग के लिए होंगे, है ना? कहीं कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसमें आगे स्त्रीलिंग में, जैसे गंगा, यमुना, सवारी, ये एकदम स्त्रीलिंग में ही होगी। समझ रहे हैं ना? पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिमाचल, सतपुड़ा, विंध्याचल आदि, ये सिर्फ पुल्लिंग ही होंगे। महीने के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, है ना? जनवरी, फरवरी, चैत्र, वैशाख, ये जितने भी आएंगे महीने के नाम भी, वो भी क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। ठीक है, नदियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होंगे, जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा आदि। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। इसमें बोलियों के नाम भी हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, गुजराती, पंजाबी, राजस्थानी, अरबी, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब हम यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ छंद देखने वाले हैं। इसका बेसिक बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने अभी फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, रस, छंद और अलंकार, इसका मैंने कंप्लीट वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, रस, छंद, अलंकार हमने कंप्लीट पढ़ लिए हैं। मैं अलंकार का भी एक और वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें हम सारे अलंकार कंप्लीट देखेंगे, जिसमें अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, छेका छंद, छेका अलंकार, उल्लाला भी क्या होता है, ये सारी चीज़ हम कंप्लीट देखने वाले हैं। ठीक है, अलंकार में। अब समझते हैं छंद को। यति, गति, वर्ण या मात्रा आदि की गणना
कि विचार से की गई रचना छंद कहलाती है। ठीक है, अभी समझेंगे हम यति, गति, वर्ण, मात्रा ये सब क्या होता है। अब छंद के अंग क्या होते हैं? छंद के निम्नलिखित अंग है। अब कौन कौन से बोल रहा है देखो, जैसे पढ़ना, खाना, पीना, जाना इत्यादि। मूल धातु प्लस प्रत्यय बराबर क्रिया। मूल धातु में कुछ प्रत्ययों का प्रयोग करके क्रिया बताई जाती है, इसलिए मूल धातु को क्रिया का मूल अंश कहा जाता है। जैसे अब समझते हैं, यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, चल धन अना मतलब चलना, फिरना के लिए फिर धन अना फिरना, उठाना मतलब उठ धन अना। क्रिया के भी दो भेद बताएं, एक सकर्मक और एक अकर्मक क्रिया। अब इसको भी समझते हैं, मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, यति, गति, वर्ण, मात्रा ये सब बताऊंगा अभी। अब जैसे देखो, चरण, पद और पाद, ये क्या होता है? छंद की प्रत्येक पंक्ति को चरण या पद कहते हैं। जितनी भी पंक्तियां लिखी रहती है ना, आपने देखे होगे, ऐसा ऐसा, फिर कुछ ऐसा, फिर ऐसा, ये क्या है? चरण है, या इनको पद कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक छंद में उसके नियमानुसार 2, 4 अथवा 6 पंक्तियां होती, जैसे यहाँ पे कितनी है? 1, 2, 3, 4 है, और बड़ी भी हो सकती हैं, जो डिजाइन में ऐसी बनी रहती हैं। कविता पढ़े होंगे आपने 9, 10th में, तो है ना, तो उसको नियमानुसार बढ़िया सजाया जाता है। उसको क्या कहते हैं? 4 अथवा 6 पंक्तियां होती हैं, छंद कहते हैं जिसमें, है ना। उसकी प्रत्येक पंक्ति चरण या पद कहलाती है। तो ये जो बनाया गया जाता है ना, इसको मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये जो ऐसा बना रहता है ना, पंक्ति जो लिखी रहती है, उनको हम क्या कहते हैं? चरण कहते हैं। ठीक है, वर्ण, एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं, चाहे वह स्वर हस हो या दीर्घ, आ या आ उ, इस टाइप की, इनको सबको क्या हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। अब यति को समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। छंदों को पढ़ते समय बीच बीच में कुछ रुकना पड़ता है, इन्हीं विराम स्थलों को हम क्या कहते हैं? यति। जैसे यहाँ पे एक पोयम लिखी, मान लो कविता लिखी, हमने इस लाइन को पढ़े, कॉमा था तो हम थोड़ा सा रुक गए, उसको हम क्या कहते हैं? यति। बीच बीच में रुक रहे हैं, विराम स्थलों को वो यति कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम रुकते हैं उन्हीं को हम यति कहते हैं। ठीक है, गति, छंदोबद्ध रचना को लय में आरोह अवरोह के साथ पढ़ा जाता है। छंद की इसी लय को हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है अतिशयोक्ति का, कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग वाला, पढ़े होंगे आपने। जैसे अगर मैं उसको पढ़ूं कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जारी गई, गए निशाचर भाग, मतलब इसमें एक लय है, हम इसको लय से पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम इसको लय को क्या कहेंगे? इसी को हम क्या कहते हैं? गति। और अगर मैं ऐसा पढ़ूं, लंका सारी जारी गई, गए निशाचर भाग, फिर इस टाइप का अगर मैं बोलूँगा, तो वो तो एक भाषण जैसा हो गया ना, उसमें गति तो थी ही नहीं। तो याद रखेंगे, वो छंद को हम इसी प्रकार से पढ़ते हैं, और इसी लय को हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। ठीक है, अब है मात्रा, किसी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है, हम उसे मात्रा कहते हैं। जैसे मात्रा जितनी भी, जैसे मैंने लिखा इंदौर, मान लेते हैं इंदौर लिखा, मात्रा है इसमें, दो की मात्रा लगा रहे हैं, है ना, तो समय लगेगा इंदौर। ठीक है, इंदौर या इंदौर, थोड़ा समय लगेगा, इंदौर ऐसा बोलेंगे, या कोई भी बोलेगा इंदौर, समझ रहे हैं ना। भोपाल या फिर भोपाल, भोपाल, है ना, समय लगता है जहाँ पे मात्रा है। ठीक है, तो उच्चारण में जो समय लगता है उसे हम मात्रा कहते हैं। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, तुक। तुक किसे कहते हैं? छंद के प्रत्येक चरण के अंत में स्वर या व्यंजन की समानता हो, उसको हम तुक कहते हैं। जिसमें स्वर व्यंजन की समानता आ रही है, मतलब दोनों शब्द मिलकर आ रहे हैं, हम उसको तुक कहते हैं। ठीक है, गण, इंपॉर्टेंट है ये, 3 3 अक्षरों के समूह को गण कहते हैं। गण 8 हैं, इनके नाम, स्वरूप और उदाहरण नीचे दिए जाए। अब इनको समझते हैं, देखो जैसे फर्स्ट में दिया हुआ यगण, फिर इसको ऐसा लिखना है, फिर इसके उदाहरण योगी, हालांकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ना, और इसका सांकेतिक होता है या, ये पूछा भी नहीं जाता हालांकि। अब छंद के 3 प्रकार के होते हैं, छंद भी, है ना। कौन कौन से छंद होते हैं देखो, एक तो होता है वार्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ध्यान से समझेंगे। ठीक है, वार्णिक छंद, जिन छंदों की रचना वर्णों की गणना के नियमानुसार होती है, उन्हें वार्णिक छंद कहते हैं। यानी जो रचना हो रही है वर्णों की गणना के नियमानुसार होती है, जिसमें सारे नियम लगे होते हैं, उसको हम वार्णिक छंद कहते हैं। जिसमें यति, गति, लय, ये सब चीज़ें मिक्स होती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? वार्णिक छंद कहते हैं। मुक्तक छंद, जिन छंदों की रचना में वर्णों अथवा मात्राओं की संख्या का कोई नियम नहीं होता, एकदम मुक्त होते हैं, उन्हें छंद मुक्त काव्य कहते हैं। ये तुकांत भी हो सकते हैं और अतुकांत भी, है ना, समझ रहे हैं ना। मुक्तक छंद जिसमें कोई नियम नहीं है, जिसमें किसी नियम का पालन नहीं हो रहा है। अगला है मात्रिक छंद, जिन छंदों के चारों चरणों की रचना मात्राओं की गणना के अनुसार की जाती है, उन्हें हम मात्रिक छंद कहते हैं। कैसे देखो, प्रमुख मात्रिक छंद, चौपाई, यह मात्रिक सम छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। एकदम स्टैटिक पार्ट है, याद रखेंगे। चौपाई में क्या होता है? एक ये मात्रिक सम छंद होता है, इसके प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है? 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, चलो अब समझते हैं हम रस को।
बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते भी हैं, ठीक है। रस, रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है हम उसे रस कहते हैं, ठीक है। अब रस के भी 4 भाग होते हैं, ठीक है। एक स्थायी भाव, इसके अंग है ये अनुभाव, संचारी या व्यभिचारी भाव और विभाव। अब हम एक एक करके समझते हैं ना। स्थायी भाव किसे कहेंगे, अब ये समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते हैं और बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, हर शिफ्ट में बनते हैं। रस मतलब एक ऐसा टॉपिक है आपको हिंदी में देखने मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को स्थायी भाव कहते हैं। ये चिरकाल तक रहने वाले तथा रस रूप से सृजित परिणत होते हैं। स्थायी भाव की संख्या 9 है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि स्थायी भाव को हम कहेंगे क्या। जो हमारे हार्ट में बोल सकते हैं, दिल में बोल देते हैं तो और अच्छे समझ में जाएगा आप लोगों का ना। जो हमारे हृदय में हमेशा के लिए बस जाते हैं, रहती है ना, कुछ यादें ऐसी होती हैं जो हमारे दिल में हमेशा बनी रहती हैं, है ना। चाहे वो अब अच्छी हो चाहे बुरी, वो एक स्थायी भाव वो बना रहेगा, वो नहीं निकल पाता, वही है स्थायी भाव, है ना। तो जो चिरकाल तक रहने वाले, इसमें लिखा है चिरकाल तक रहने वाले तथा रस रूप से सर्जित परिणित होते हैं, बहुत लंबे समय से हमारे हृदय में संजोए हुए हैं, वही स्थायी भाव है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पूछा जाता है एग्जाम में, रति श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है। रति इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं। वीर का उत्साह स्थायी भाव, शांत रस का स्थायी भाव वैराग्य, ठीक है। अब चलो अब समझते श्रृंगार रस। नायक नायिका के प्रेम को देखकर श्रृंगार रस प्रकट होता है, ठीक है। नायक नायिका मतलब प्रेम प्रेयसी समझ सकते हैं आप, उनके प्रेम को देखकर ही श्रृंगार रस प्रकट होता है। अब इसके में भी 2 भेद होते हैं। अब दोनों में नायक तो है, नायिका भी है, प्रेम प्रेयसी दोनों हैं। तो अब ऐसा तो है नहीं कि दोनों के बीच संबंध अब सब अच्छे चल रहे होंगे, वियोग भी होगा, संयोग भी। संयोग तो हो गया, मिल गए। अब कोई जरूर नहीं है कि संयोग हो गया तो अब हमेशा मिले रहेंगे, हो सकता है किसी कंडीशन में बिछड़े भी गए, उसको हम वियोग रस कहेंगे, ठीक है। देखो कैसे संयोग रस। अब इसके भी 2 भेद बताए गए हैं नायिका और नायिका के लिए, ठीक है। नायक नायिका के लिए संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में, ठीक है। जैसे संयोग श्रृंगार रस, जहाँ नायक व नायिका में परस्पर प्रेम पूर्ण क्रियाओं का वर्णन हो, वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है ना। दोनों का संयोग हो जिसमें प्रेम की भावनाओं को पूर्णित किया जा रहा हो, वो संयोग रस है, ठीक है। जैसे आप समझते हैं उदाहरण के लिए, एक पल मेरे प्रिय के दृग पलक थे उठे ऊपर सहज नीचे गिरे, चपलता से इसे विकंपित पुलक से धरण किया, मनोप्रणय संबंध था। यानी कि वह जो प्रेयसी है वो अपने नायक के लिए, प्रेमी के लिए उसके सौंदर्य का वर्णन कर रही है, ऐसा समझ सकते हैं आप, है ना। कि एक पल मेरे प्रिय दृग पलक थे उठे ऊपर सहज नीचे गिरे, चपलता ने इसे विकंपित पुलक से दृढ़ किया, मानो प्रणय संबंध था। समझ रहे हैं ना, जहाँ पे दोनों का संबंध का भाव बता रहा है, संयोग रस हो गया। अब वियोग रस, अब बिछड़ने की बारी है। वियोग रस में क्या होता है, जहाँ नायक व नायिका एक दूसरे से दूर होने के कारण उनकी दुख दशा में वियोग वियोग श्रृंगार रस कहलाता है। दूर हो गए, अब वो कुछ दर्दीले टाइप के चलेंगे, उसके भी दर्दीले टाइप के सॉन्ग चलेंगे, समझ रहे हैं ना, है ना। तो बिछड़ गए हैं, तब उस उदासीता को भी तो वो बताएगा, तो उसी को हम वियोग कहते हैं, ठीक है। कि अब वो बिछड़ गए, जैसे पीर मेरी कर रही गमगीन मुझको, और उससे भी अधिक तेरे नयन का नीर रानी, और उससे भी अधिक हर पाँव की जंजीर रानी। यानी कि क्या कह रहा है कि अब उसको याद आ रहा है कि तेरे नयन यानी तेरी आंखें, उसकी आंखें उसे याद आ रही हैं, उसके पाँव की जंजीर यानी वो पायल की बात कर रहा है, तो वो सब उसको याद आ रहा है, तो वो उसमें वियोग का भाव उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। उसको दर्द हो रहा है, वो महसूस कर रहा है, तो वियोग यानी बिछड़ने का दर्द, उसको हम वियोग श्रृंगार रस कहेंगे, ठीक है। चलो अब वीर रस में जाते, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी कठिन कार्य को करने अथवा युद्ध के लिए हृदय में निहित उत्साह, स्थायी भाव के जागृत होने से जो स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे हम वीर रस कहते हैं, ठीक है। और वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह, ठीक है। किसी कठिन कार्य को करने अथवा युद्ध के लिए जो उत्साह आता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, वीर रस कहते हैं। जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। इसमें वीरता का भाव हो रहा है, आपने जैसे ही पढ़ा आपके अंदर जोश आ जाएगा, एकदम एक्साइटमेंट आ जाएगा, उत्साह आ जाएगा कि बस अब हम सब कुछ कर सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, वीर रस कहते हैं, ठीक है। अगला है शांत रस, पीस, एकदम शांत, जहाँ संसार के प्रति निर्वेद रूप से परिणत होता है, वहाँ शांत रस होता है, एकदम शांत मन है। जैसे मन रे तन कागद का पुतला, लागे पुत बिनसी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा शरीर है ये मिट्टी में एक दिन मिल जाएगा, हम इसको क्या घमंड करें हम अपने शरीर का। मन रे तन कागज का पुतला, हमारा जो मन है
ये कागज का पुतला है, क्या घमंड करना उसमें। शरीर निस्वर है, एकदम शांत मन से अगर कोई व्यक्ति सोच रहा है कि इस देह का क्या महत्व है, कुछ महत्व नहीं है। समझ रहे हैं ना? ये सुंदरता होना, कुरूपता होना, ये सब आँखों का, मन का वहम है। समझ रहे हैं ना? सब जिसकी दृष्टि बोलते हैं ना, जिसकी दृष्टि जैसी उसकी सोच वैसी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ये सब सुंदरता, कुरूपता, मोह, लोभ, ये सब क्या है? एकदम मोह माया के समान है। एकदम शांत, समझिए इस चीज़ को, ठीक है? उसको हम क्या कहेंगे? शांत रस होता है उसमें, ठीक है? चलो, करुण रस देखते हैं। इष्ट वस्तु की हानि, अनिष्ट वस्तु का लाभ, प्रिय का चिरयोग, अर्थ हानि आदि से हो, वहाँ पे शोक भाव की परिपुष्टि, वहाँ करुण रस होता है। करुण रस का ही स्थायी भाव क्या है? शोक, याद रखेंगे, ठीक है? जहाँ पे शोक का भाव पैदा होता है, जिसमें हाय ये क्या हो गया, ठीक है, मतलब एकदम शोक, ओहो ये कैसे हो गया, कितना दुखी, मतलब करुण रस, एकदम दया की भावना हो, शोक का भाव हो, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, रौद्र रस, क्रोध की बात हो रही है एकदम, वहाँ पे आएगा, ठीक है। जब किसी प्रिय वस्तु के अपमान होने के कारण हृदय में जो बदला लेने की भावना उत्पन्न होती है, वहाँ रौद्र उत्पन्न होता है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसी अपमान की वजह से ही गुस्सा, बहुत सारी चीज़ों की वजह से भी आता है। तो उदाहरण कोई सी भी हो, बस आपको समझ में आ जाएगा पढ़ने, जैसे श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मनने लगे। जैसे ही उन्होंने, अर्जुन ने श्री कृष्ण के वचन सुने, उनका पूरा एकदम दिमाग खराब हो गया, मतलब गुस्से से तम-तमा गए एकदम वो, ठीक है। उनकी बातें इतनी प्रभावपूर्ण थी कि अर्जुन एकदम युद्ध के लिए तैयार हो गए कि अब मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ, एकदम गुस्से में आ गए। उसको हम क्या कहेंगे? रौद्र, जहाँ पे गुस्सा आता हो, ठीक है। समझ रहे हैं ना? जिसमें गुस्से की भावना हो, उसे हम रौद्र रस कहेंगे, ठीक है। अगला है भयानक रस। भयानक, जिसमें डरावने का भाव पैदा होता है, जैसे भयप्रद वस्तु या घटना देखने, सुनने अथवा प्रबल वस्तुओं के विद्रोह आदि से भय या संचार होता है। यही भय स्थायी भाव भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में परिपुष्ट होकर अश्रद्धाय हो जाता है, उसे भयानक रस कहते हैं। यहाँ बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा दी है, बस इतना याद रखना है कि जहाँ हमें डर का भाव पैदा हो रहा है, हमारे हृदय में एकदम डर बैठ गया, मन में हमको लग रहा है कि यहाँ डर है, वहाँ पे सिर्फ भयानक रस होने वाला है। जैसे एक और अजगर लखी, एक और मगर राय, विकल बटोही बिछी, पर्यो मूर्छा खाए। एक और अजगर है, एक और मतलब कोई जीव जंतु खतरनाक दोनों तरफ है, एकदम डर भाव पैदा हो गया। जैसे मान लेते हैं आप सुनसान जगह में जा रहे थे, अचानक आपको कुछ ऐसी चीज़ दिखी जिससे आपके अंदर डर पैदा हो गया, वो भयानक रस है। तो जब भी श्लोक आएंगे, श्लोक जैसी चौपाई जो लिखी है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और पूछेगा कि बताओ इसमें कौन सा अलंकार है या इसमें कौन सा रस है, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा भयानक रस के लिए क्या है। श्रृंगार रस तो और जल्दी समझ में आ जाएगा, है ना, एक्सपर्ट लोग हैं आप भी। चलो अगला देखते हैं, विभत्स रस। अरुचिकर वस्तुएं तथा दुर्गंधपूर्ण स्थान के विवरण में विभत्स रस होता है। यानी विभत्स, जहाँ से हमको अनिष्ठा का भाव पैदा होता है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, जिसको कहते हैं हम विभत्स, मतलब घृणा का भाव पैदा होता है कि ओ ये क्या है ना, जिसको देख के हम कहते हैं मतलब हाउ डिस्कस्टिंग, इस टाइप का, है ना, ये क्या है अजीब सा, इस टाइप को हम क्या कहते हैं? विभत्स रस, ठीक है। जैसे सिर पर बैठे हो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीभी स्यार अति ही आनंद उधर उर धारत, गिद्ध जांघी को खोदी खोदी के मांस उपारत। देखो इसका अर्थ तो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा आप लोगों को भी, है ना, सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ना, ये चारों पंक्ति, ये तीनों पंक्ति थोड़ी सी खतरनाक टाइप की है। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ जहाँ पे आपको अनिष्ट का भाव पैदा हो, एकदम घृणा हो, दुर्गंधपूर्ण हो कि छी, इस टाइप का भाव पैदा हो रहा है, वहाँ पे विभत्स रस होता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल थोड़ा सा डेंजरस वाला दे दिया है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, अद्भुत रस। जहाँ पे आप आश्चर्यजनक रूप से चौंक जाए, जिसको कहते हैं ना, वहाँ पे अद्भुत रस होता है। जैसे आश्चर्यजनक एवं विचित्र वस्तु को देखने व सुनने जब आश्चर्य का भाव होता है, उसको हम अद्भुत रस कहते हैं। जैसे सती दिख कातुक नच जाता, आगे राम रहित सीस भ्राता, ठीक है, एकदम अद्भुत दृश्य था, आगे राम है, फिर लक्ष्मण है, माता सीता है, कितना अद्भुत है ना, एकदम आश्चर्य वाला, देख के हम चौंक जाएं कि वाह कितना अच्छा मनोरम दृश्य है, ठीक है, वहाँ पे अद्भुत रस होता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलो, हास्य रस बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे से समझेंगे इसको भी। देखो, जहाँ किसी काव्य को पढ़ने, देखने व सुनने से हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है, वहाँ पे हास्य रस से होता है, ठीक है। मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज को मोड़ सकता हूँ, ठीक है। हास्य का भाव पैदा हो रहा है ना कि मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता। अरे पापड़ को कौन नहीं तोड़ सकता? हाँ, गुस्सा आ जाए तो कागज को मोड़ सकता हूँ। अरे गुस्सा आ रहा है तो कागज को ही क्यों मोड़ना, किसी लोहे की रॉड को मोड़ के दिखाओ, जिसमें हंसने का भाव पैदा हो रहा है ना।
बस यही कहना चाह रहा है कि जहाँ पे हंसने का भाव पैदा हो रहा है वहाँ हास्य रस होता है। तो क्वेश्चन कैसा बनेगा, ये श्लोक दे देगा और पूछेगा बताओ इसमें कौन सा रस है, तो आप बता देंगे इसमें हास्य रस है। ठीक है ना। चलो, वात्सल्य रस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेम भाव से रिलेटेड है, क्योंकि जहाँ माँ बाप का अपनी संतान के प्रति जो प्रेम होता है ना उसे हम वात्सल्य रस कहते हैं। जो स्नेह की बात होती है वात्सल्य रस कहते हैं उसे। जैसे बाल दशा मुख निरकी जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती अचरा तरते ढकी सुर के प्रभु को दूध पियावती। वाह, है ना। तो जहाँ पे स्नेह का भाव हो, स्नेह की बात चल रही, प्रेम की बात चल रही, वहाँ पे वात्सल्य रस होगा। तो इसको पूछ सकता है, क्वेश्चन दे देगा, ये दोनों को दे देगा और पूछेगा कौन सा रस है, तो आप बता देंगे इसमें वात्सल्य रस है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल पूछ सकता है जिसमें आपको भाव समझ में जाएगा। ठीक है, अनुभाव आप समझते हैं। ठीक है, वाणी तथा अंग संचालन आदि की जिन क्रियाओं से आलंबन तथा उद्दीपन आदि के कारण आश्रय के हृदय में जागृत भाव को साक्षात्कार होता है, वहाँ व्यापार अनुभाव कहलाता है। ये परिभाषा थोड़ी लंबी चौड़ी दी है, मैं इसको बता रहा हूँ कैसे करना है, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, जो हृदय में उठने वाले भाव रहते हैं उन्हीं को अनुभाव कहते हैं। सिंपल इतना सा है, इसको समझते हैं। देखो, अनुभाव के भी 4 भेद होते हैं, कायिक, मानसिक, सात्विक, आहार। ठीक है, ये अभी समझेंगे इसको, है ना। अब समझते हैं संचारी भाव। ठीक है, संचारी या व्यभिचारी भाव। ठीक है, रस आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आई होप, है ना। अगर आपको लगता है कि और हालांकि मैं अलंकार की तो एक कंप्लीट वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें और ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है। मतलब ऐसा पढ़ेंगे हम कि एक बार में आपको रट जाएगा, उसके बाद आपको कहीं पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है अलंकार में। ठीक है, इतना अच्छे समझाते हुए अपन चलेंगे। ठीक है, संचारी वे भाव जो पानी के बुलबुले की तरह आ जाते हैं और चले जाते हैं, स्थायी भाव को प्रश्न करते हैं और संचारी भाव कहलाते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे भाव जो हमारे हृदय में क्षणिक आते हैं फिर चले जाते हैं, कुछ देर के लिए आए और चले जाते हैं। जैसे पहले इनकी संख्या कितनी है, 33 होती है। जैसे असूया, मद, श्रम, आलस, दीनता, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, वीड़ा, चापल, हर्ष, आवेग, जड़ता आदि। यानी कि ये आलस हमको थोड़ी देर के लिए आया हमारे हृदय में फिर चला गया। चिंता थोड़ी देर हुई फिर चली गई। क्या चिंता से हमेशा व्यक्ति ग्रस्त रह सकता है? नहीं रह सकता। मोह है, किसी व्यक्ति को मोह है, कितने देर तक रहेगा? थोड़ी देर रहेगा फिर चला जाएगा, है ना। मतलब ये अस्थायी है, थोड़ी देर के लिए आते हैं हृदय में और फिर चले जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, संचारी या व्यभिचारी भाव। ठीक है, अच्छा, उनकी संख्या कितनी होती? 33, याद रखेंगे। विभाव, जिसे देखकर किसी भाव का जागरण हो उसे आलम्बन विभाव कहेंगे। जिसके हृदय में यह भाव जागे उसे आश्रय कहते हैं। जिस विभाव कहने का मतलब किसी को देखकर हमको भाव का जागरण हो। जैसे हम किसी को हमने देखे कि कोई व्यक्ति था मजदूरी कर रहा है, हमको उसके ऊपर दया आई कि बताओ इतना अच्छा व्यक्ति मजदूरी कर रहा है या ऐसा वैसा, मतलब विभाव, हमारे अंदर एक भाव का जागरण हुआ उसको देखकर, वो विभाव कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन आपको काम पड़ेंगे। शुद्ध और अशुद्ध वाक्य जो पूछे जाते हैं ना उसमें विराम चिन्ह किसे कहते हैं, तो उसको समझते हैं। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। इसको इतना लंबा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, रुकना या ठहरना, विराम का अर्थ यही होता है। ठीक है, जैसे ताजमहल किसने बनाया, खत्म सेंटेंस। श्याम आया, खत्म सेंटेंस। ठीक है, चलो, पूर्ण विराम, जैसे मैंने किसी सेंटेंस को लिखा, जैसे अपन इंग्लिश से लिखते फुल स्टॉप लगाते हैं, तो फुल स्टॉप इंग्लिश के लिए पूर्ण विराम हो गया। मैंने लिखा एक सेंटेंस को कंप्लीट करा हिंदी में और एक पूर्ण विराम लगा दिया, कंप्लीट हो गया उसमें सेंटेंस। ठीक है, ऐसे ही हो। अब विराम चिन्ह के भी मुख्य रूप होते हैं, जैसे अर्ध विराम, पूर्ण विराम, उप विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, अल्प विराम। ये पता रहना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, हिंदी के लिए विस्मयादि बोधक, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्ठक, लाघव चिन्ह। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अब समझते हैं अर्ध विराम। अर्धविराम का अर्थ है कि आधा विराम, जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर तक रुकना पड़े, अर्धविराम कहते हैं। जैसे कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, आराम मिलेगा। ठीक है, मैं थोड़ा रुका, जैसे कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, आराम मिलेगा। पूर्ण विराम, कंप्लीट विराम, जहां पे हमको थोड़ा रुकना था, अर्धविराम। ठीक है, पूर्ण विराम, जहां एक बात पूरी हो जाए, वाक्य समाप्त, पूर्ण विराम लगा दिए। जैसे सीता स्कूल से आ रही है, खत्म सेंटेंस, पूर्ण विराम लग गया। ठीक है, उपविराम, जब किसी कथन को अलग दिखाना हो तो वहां पर उपविराम का यूज करते हैं। जैसे विज्ञान, फिर उपविराम लगा, वरदान या अभिशाप, इसी का वर्जन हो गया समझ लो। अब विज्ञान है, अब उसके बारे में वरदान भी हो सकता है या तो अभिशाप है, ये बताने, ये उपविराम है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह, जहां पे क्वेश्चन पूछना जा रहा है, जैसे आप कहाँ गए थे, कहाँ, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये तो पता होगा। अल्प विराम, जहां थोड़ी सी देर रुकना होता है, जैसे टेबल, कुर्सी, पंखा, थोड़ी देर रुकना, इसको हम अल्प विराम में यूज करते हैं। ठीक है, विस्मय आदि बोधक चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, प्रेम आदि भाव को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे विस्मय जिसमें दुख हो, हर्ष, शोक, घृणा, जैसे वाह तुम धन्य हो, वाह लगाना विस्मय आदि बोधक चिन्ह,
वाह या हाय, ये क्या हो गया, हाय, हाय लिखे विस्मयादि बोधक, ठीक है। जहाँ पे इन सभी का विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, प्रेम, वाव कितना अच्छा, तो ये प्रेम भाव हो गया, तो इसमें विस्मयादि बोधक का, इन तीनों चारों में विस्मयादि बोधक का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अच्छा, उद्धरण चिन्ह किसी कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत करने के लिए उद्धरण या अवतरण को इस्तेमाल करते हैं। जैसे पराधीन सपनेहु सुख नाही, लिखते हैं ना कि जैसे मान लो प्रोफेसर मार्शल के अनुसार हम लिखते हैं ना एग्जाम में, उस उनकी परिभाषा, तो उसका उद्धरण लगाना पड़ेगा क्योंकि उनके द्वारा कहा गया कथन है, और वो कथन को लिख के इन्वर्टेड कॉमा में उसको हम बंद कर देंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, उद्धरण चिन्ह, जिसको हम ज्यों का त्यों किसी के लिए हम उद्धृत कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कहा, उनके अनुसार, इन्वर्टेड कॉमा लगाए, कंप्लीट कर दिए सेंटेंस को, ठीक है, उसको उद्धरण चिन्ह कहते हैं, ठीक है। योजक चिन्ह क्या होता है, जैसे योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त पदों के मध्य में किया जाता है। जैसे मैंने लिखा दिन, फिर योजक चिन्ह रात, माता, पिता, तो ये योजक कहते हैं इसको, ये जो बीच में लगा रहे हैं ना अपन, इसको योजक चिन्ह कहते हैं, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा हिंदी व्याकरण के बहुत इंपॉर्टेंट कंप्लीट वीडियो। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। आपने यहाँ तक वीडियो देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में अलंकार को लेकर, जिसमें हम कंप्लीट देखने वाले हैं, सारे अलंकार देखेंगे, यमक, श्लेष, अनुप्रास क्या होता है, कैसे दोहा दोहा होते हैं, कैसे चौपाई होते हैं, कंप्लीट हम पढ़ने वाले, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।